आजकल अखबार बड़े मोटे होते जा रहे हैं, इश्तिहारों के साथ साथ खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारी सुबह इन्हीं अखबारों की ताज़ा खबरों की रद्दी ढोने से शुरू होती है। तोलानी सेठ के 5 पांडवों के 5 घर और हम उसका अकेला चक्करधारी। बंसी वाले से ज्यादा प्रेशर का काम है, पर हमारा प्रेशर किसी को दिखाई नहीं देता। प्रणाम काकी। गुड मॉर्निंग। पेपर क्या है? चोटी काटने वाले का राज। 5 राज्यों में से 100 से ज्यादा महिलाओं की चोटी का क्या कर दिया आरती? देखिए चला कर। सॉरी आरती, चल ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ दीदी। राजेश जी, वो चाची की गाड़ी बीच रास्ते में आ रही है, उसे हटवा देना। हाँ, अब तो पुताई हो गई है, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। प्रकाश, तू चौकीदार से क्यों बात कर रहा है? मुझसे बात कर। जब पुताई वाले उस पर रंग डाल रहे थे तब तो किसी को गाड़ी नजर नहीं आई, अब बड़ी दिक्कत हो रही है। चाची खैर छोड़ो ना इन बातों को, अब राजेश को बोलो और धुलवा लो गाड़ी। अब तो दिवाली भी आ रही है, लाइटिंग का काम शुरू हो जाएगा, फिर स्क्रैच वैच पड़ गया तो फिर। हाँ हाँ, दिवाली तो तुम लोगों की है, हम सब तो ठन ठन को पाले। क्या चाची, पूरे तोलानी खानदान में आप ही तो सबसे मालदार हो। सुनीता, वो गाड़ी हटवा दो ना प्लीज, वो बड़ी दिक्कत हो रही है यार आने जाने में, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, पहले चाचा जी को हमसे प्रॉब्लम थी, अब तुम्हें है। तुम जाओ, हटवा दूंगी। अरे हाँ ना, आप लोगों से तो बात करना बेकार है। तू वहां खड़ा खड़ा क्या मुस्कुरा रहा है? भाग यहाँ से। राजेश जी जी रोहित बाबा, आ रहा हूँ जी रोहित बाबा। ये गेट क्यों खुला है? रोहित बाबा, हम तो दूध, अखबार और फूल देने के लिए गए थे। आपके ताऊ जी के बेटे हैं ना प्रकाश जी, वो बाहर गए थे, शायद उन्होंने ही खोल दिया होगा। ध्यान रखा करो जी, और गेट के पास रहा करो हमेशा। जी जी। माँ, मेरे और नीलम के साथ जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ भी करके आरती की शादी करा दीजिए। किससे करा दूं? 36 लड़के वाले इसको देख के जा चुके हैं, पर इस पगली को तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या बोला? अरे हाँ आंचल बोल। आंचल दीदी का फोन। क्या कर रही लड़की बात? हाँ दी, आपको पता, माँ ने मुझे वापस पगली बोला। अच्छा ठीक है, मैं मनाली से वापस आऊंगी तब माँ से बात करती हूँ। अब मनाली जा रहे हो? सेकेंड हनीमून? मेरा तो फर्स्ट भी नहीं हुआ। अरे क्या नाप शनाप बके जा रही है? कोई उससे फोन लेके दे, मुझे बात करनी है आंचल से। नहीं, पहले मुझे ला मेरी बात करा। नहीं, पहले मुझे बात करनी है। मुझे बात करनी है। नहीं आरती, नीलम दीदी को फोन दो, मुझे नीलम दीदी से बात करनी है। राजेश। जी जी मैम। गेट बंद कर लेना। आप जाइए, मैं खाना खाने के बाद गेट बंद कर देता हूँ, जाइए। राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई,
राजेश भाई ए, तुम अंदर कैसे आ गए? साहब वो राजेश भाई ये आई गए, एक सेकंड। सर आइए यहाँ। हटिए आप लोग, प्लीज साइड देना। साइड होइए। ये जब दूध वाला दूध देने आया तो इसने इसकी लाश देखी। घर में कोई चोरी वगैरह हुई है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई चोरी वगैरह हुई क्या घर में? नहीं सर। नहीं सर, हम में से किसी के घर में चोरी तो नहीं हुई है। फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर किसने किया? वो हम कैसे बता सकते हैं सर, हम लोग तो सो रहे थे। आप लोगों ने रात में कोई आवाज़ सुनी, कोई शोर शराबा? नहीं सर, ऐसा होना नामुमकिन है। हम सबके घर साउंड प्रूफ है सर। आप सबके घर मतलब? आप लोग तोलानी फैमिली से नहीं है क्या? नहीं सर, हम सब तोलानी फैमिली से ही है। हुआ था ये कि हमारे चाचू ताऊ जी वो सब कुल मिला के 5 भाई थे। तो हमारे दादाजी ने पूरी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से किए और हर एक को एक एक घर बनवा दिया। तो घर अलग अलग है लेकिन मेन गेट एक ही है सर। तो मतलब ये अकेला 5 घरों का सिक्योरिटी गार्ड था? जी। नाम क्या है इसका और कहाँ का रहने वाला है? जी ये राजेश कुमार है, इंद्रपुरी में घर है इसका। मलिक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और ये गाड़ी हटवाओ। किसकी गाड़ी है ये सर चाची की गाड़ी है, मेरे ललिता चाची की। वो नहीं आई, मैं चाबी लेके आता। सुनीता चाची, ललित, ललित! मैं जब आया तो दरवाजा खुला ही था और ये इधर। हटिए पीछे। और कौन रहता है यहाँ पे? मेरी चाची और उनकी बेटी है। सुनीता, चाची! मैंने लूट का समय रात का है तो जाहिर सी बात है ये लोग सो रहे होंगे। दरवाजा अंदर से ही बंद होगा और मेन गेट भी अंदर से ही बंद होगा। इन्होंने दरवाजा खोला, इसका मतलब नॉक करने वाला कुछ जानकार ही होगा। सर मतलब गार्ड का मर्डर करना और एक कबर्ड से पैसे गायब करना एक तरह का कवर अप हो सकता है। शायद उनका मकसद इन्हें खत्म करना ही था। मैंने हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर देखकर तो लग रहा है कि ये काम किसी फैमिली मेंबर का ही है, क्योंकि जहाँ में सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी मिली वहाँ सभी की फैमिली थी सिवाय इस फैमिली के। इस घर में सीसीटीवी है? नहीं सर। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फॉरेंसिक वालों से कहो घर के चप्पे चप्पे की अच्छी तरह से जांच करें। ठीक है सर। बीती रात दिल्ली करोल बाग के रिहायशी इलाके में जाने माने तोलानी परिवार के 4 सदस्य और उनके सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो चुका है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। आपको कितने बजे पता चला कि आपके गार्ड का मर्डर हो गया? सर सुबह 7 बजे सर। 7:05 पे आप लोगों का फ़ोन कंट्रोल रूम में आया। हमारी टीम यहाँ 7:30 बजे पहुंची। इस दौरान आप लोगों को ज़रा भी पता नहीं लगा कि ललिता जी और उनकी बेटियों की हत्या हो चुकी है? सर दरअसल ललिता ताई जी की फैमिली मेंबर से हमारी बातचीत बंद है, इसीलिए उनके घर कोई गया नहीं। ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों की बोलचाल बंद थी इनसे? नहीं सर, ऐसा बड़ा कुछ नहीं था सर। दरअसल चाची जी की उम्र हो गई थी तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। चाचा जी भी गुजर गए, उनका बेटा भी गुजर गया था, तो घर पे कोई मर्द था ही नहीं। कितना समय हो गया उन्हें गुजरे हुए? 15-16 साल हो गए। उनका बेटा सनी हरिद्वार गया था तो गंगा में स्विमिंग करते करते डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शौक से चाचा जी भी गुजर गए, बाकी रही ये सब औरतें। सर सच कहूँ तो बहुत डिप्रेशन में जी रहे थे वो। बड़ी बेटी सुनीता का डिवोर्स हो गया, मझली बेटी थी नीलम, उसके हस्बैंड की मौत हो गई। छोटी बेटी थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। सब अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे थे सर। कभी बाहर निकलते ही नहीं थे और कभी बात की तो कोई ना कोई कारण निकाल कर झगड़ा करते थे। सर हमने तो हमेशा उनका दुख बांटना चाहा, लेकिन उन्होंने खुद ही हमें पराया कर दिया था सर। और अब तो ललिता जी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। उनके और एक मझली बेटी है आंचल।
वो शादीशुदा है, वो यमुना विहार में रहती है अपने पति के साथ। उसको इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर, एक्चुअली उनका कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए। सर पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला है। लेकिन सर ऊपर की अलमारियों में 37 लाख रुपए मिले हैं। मतलब कि बॉडीज पे जो गहने हैं उनके अलावा 37 लाख रुपए भी नहीं चुराए गए, और ये किसी को पता भी नहीं? हाँ सर, और इस घर में केवल लेडीज़ हैं, कमाने वाला कोई है नहीं। इनके पास इतना पैसा कैसे आया? सर ललिता चाचा के यहाँ कोई कमाता तो नहीं था, लेकिन 25 सालों से उन्हें हर महीना किराया मिलता आया है। 37 लाख क्या सर, चाची ने तो करोड़ों जमा कर लिए थे। 70-80 लाख के तो सिर्फ गहने और जवाहरात होंगे उनके पास। दूसरे दौर में स्वर्गीय पूरनमल तोलानी का नाम दिल्ली के रईस लोगों में आता था। उनकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन के पास जमीन जायदाद और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सवाल यह था कि स्वर्गीय पूरनमल तोलानी की 80 वर्षीय बहू ललिता तोलानी और उनकी 3 बेटियों को सिर्फ लूट के इरादे से मौत के घाट उतारा गया था, या फिर उनके साथ साथ तोलानी परिवार के सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार के मर्डर का मोटिव किसी और ही एंगल से जुड़ा था। सर तोलानी खानदान के हर घर हर कमरे की तलाशी ली लेकिन फॉरेंसिक टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन विनय, तोलानी फैमिली पे शक न करने की कोई खास वजह नहीं है। विनय, ये तोलानी परिवार के सभी मेंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। हमें इनसाइड आउटसाइड दोनों एंगल्स इन्वेस्टिगेट करने होंगे। 2 टीम्स बनाओ। ठीक है सर। एक टीम तोलानी परिवार के दोस्त दुश्मन सभी से पूछताछ करेगी, दूसरी टीम आउटसाइडर से हिस्ट्री निकालेगी। घर आने जाने वाले सभी ड्राइवर्स, हेल्पर्स, सर्वेंट्स, सबसे हमें हर पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा। यस सर। और हाँ विनय सर, ललिता की मंजली बेटी आंचल का कांटेक्ट नंबर पता करके उसे मिलने के लिए बुलाओ। राजेश की फैमिली को भी। ठीक है सर। तोलानी परिवार के साथ हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी। पुलिस इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों एंगल को खंगाल रही थी। अब तक आउटसाइडर एंगल में लोकल गैंग्स को पकड़ा गया था जो उसी एरिया में एक्टिव थे, लेकिन उनमें से किसी भी गैंग का तोलानी परिवार में हुई लूट और मल्टीपल मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था। और अब पुलिस का पूरा फोकस इनसाइडर एंगल पर था। सर ललिता की बड़ी बेटी सुनीता के फोन से हमें आंचल का नंबर मिला है, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है। सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई थी और सब खुश लग रहे थे। यानी आपको किसी पे शक नहीं? हमें पता चला है कि आप लोगों के परिवार की आपके चाचा ताऊ के परिवार से बनती नहीं थी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये मर्डर्स हुए? नहीं सर, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन उन लोगों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था सर। नीचे उतर, नीचे उतर। क्या हो गया मैडम? ये क्या किया तूने? क्या किया? मेरे पापा की गाड़ी कैसे खराब कर ली? हाँ? ये क्या कर रही हो आप? क्या क्या कर? अरे साहब देखो, ये बुढ़िया और पागल औरत मिलकर के मेरे को मारे जा रही है उसे। सुनीता क्या क्यों गरीब आदमी पर हाथ उठा रही हो? हाँ, वो भी इतनी सी बात पर। गरीब? अच्छा, तो तूने इसको बोला होगा कि गाड़ी पे पेंट डाल दे। तू तो चिढ़ता है ना इससे। चाची मैं आप लोगों जैसे नहीं हूँ जो दूसरों बाहर वाले लोगों से अपने लोगों का सामान खराब करवा दूं। वैसे भी रखा क्या इस कार में? दिवाली आ रही है, कबाड़ में बेच दो। अच्छा, कबाड़? अब तू देखना, मेरे मरते दम तक ये गाड़ी यहीं रहेगी। देखती हूँ कौन हटाता है। सर ये सच है कि उस दिन मेरा उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, लेकिन सर वो वर्कर तो मुझसे भी ज्यादा उन पर खौल रहा था, जिस पर उन्होंने चांटे बरसाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अगले दिन से तो वो आया ही नहीं। तो आप उस पुताई वाले पे शक जता रहे हैं? नहीं सर, मैं जो भी हुआ आपको बता रहा हूँ बस। लेकिन सर आप गलत मत सोचिएगा, हम में से कोई भी इतनी सी बात के लिए उनसे इतना बड़ा बदला नहीं लेगा सर।
सर ये प्रकाश तो बात घुमाने में काफी एक्सपर्ट लग रहा है। सर जब खुद पे बात आई तो उन पुताई वालों का नाम लेने लगा। इस प्रकाश को ऊपर से लेकर नीचे तक तो हम नाप ही लेंगे, लेकिन विनय ये बात तो तय है कि उर्मिला परिवार का पुताई वालों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने पुताई वाले को पीटा भी था। इन पुताई वालों को उठा के लाओ, इनसे उगलवाओ। ठीक है सर। उनके थप्पड़ बहुत परेशान कर रहे थे ना तुझे, इसीलिए मार दिया ना उनको? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब, हमने कुछ नहीं किया। सच बोल, वरना हमारे थप्पड़ नहीं रुकने वाले। साहब हमने कुछ भी नहीं किया साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। ललिता के परिवार में केवल एक ही मेडिकल एक्सपर्ट है और वो है उसकी बेटी आंचल का पति डॉक्टर योगेश। सर थोड़े समय के लिए अगर मान लें कि आंचल भी इस केस में इन्वॉल्व है तो सर मोटिव काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ललिता की प्रॉपर्टी की एक आंचल ही अकेली नॉमिनी बचती है। और अगर ये दोनों इस कत्ल में शामिल हैं तो विनय हो सकता है अगले दिन सुबह इनका मनाली जाना अपनी एलिबाई खड़ी करने की साजिश हो सकता है सर। वैसे सर हमें घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि कत्ल के पहले वाली सुबह ये दोनों मियाँ बीवी घर में घुसे हों, गार्ड ने इनके लिए दरवाजा खोला हो। सबसे पहले इन्हें गार्ड का मर्डर किया और उसके बाद ललिता फैमिली के घर गए, ललिता की फैमिली को मारा और लूटपाट दिखाने के मकसद से एक अलमारी का सामान गायब कर दिया और बड़ी सफाई से फिर प्रकाश पे शक जताने की कोशिश की। विनय काम करो, बाकियों के साथ साथ इन दोनों मियाँ बीवी को भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है सर। कभी मायके में भी आके रह जाया कर। दिल्ली में रहते हुए 6 महीने से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अच्छा दीदी पहले प्रॉमिस करो, आप मनाली जाओगे ना तो मुझे लेके जाना, आप, मैं और जीजा जी। दीदी आप आओगे ना तो आपके घर के पास वो फेमस बालूशाही मिलती है, उसको लेकर आना। सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार ललिता तोलानी और उनकी 3 बेटियों की हत्या के मामले में अब ललिता तोलानी की चौथी बेटी आंचल और दामाद डॉक्टर योगेश शक के दायरे में आ गए थे। लेकिन इन हत्याओं के पीछे जितने भी संदिग्ध लगातार सामने आए थे, पुलिस को उन सब की भूमिका पर शक था, चाहे वो रिफ्यूजीज लोग हों या पेंटिंग करने वाले वर्कर्स या फिर रौनक और प्रकाश तोलानी समेत तोलानी परिवार के सभी सदस्य। पुलिस हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब आंचल के पति डॉक्टर योगेश से भी पूछताछ की जा रही थी। सर आपकी थ्योरी बनावटी और मनगढ़ंत है। देखिए मैं एक रिनाउंड डॉक्टर हूँ और मेरी इज्जत है सोसाइटी में, और आप कह रहे हैं कि मैंने अपने ही परिवार वालों का गला काट दिया। सर आप जो सोच रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जो कह रहे हैं यही सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए आपके मानने से मैं खूनी साबित नहीं हो जाऊंगा, और अब आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें तो बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ से खुद उठकर जाने की बदतमीजी नहीं करना चाहता। काफ़ी काम एंड कंपोज्ड हैं आप। आई होप हमारी अगली मुलाकात तक आपकी ये नज़ाकत बरकरार रहे। एनीवेज थैंक्स, यू मे गो नाउ। सर इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि हमारे सवालों के लिए पहले से ही प्रिपेयर था, इसीलिए इसके और इसकी बीवी के फोन और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड में कुछ भी हाथ नहीं लगा। विनय कुछ भी कहो, मर्डर काफी दिमाग लगा के किए गए। मेडिकल एक्सपर्ट कोई डॉक्टर ही हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है आंचल के पति की गाइडेंस या फिर किसी और के इशारे पे कातिल 28 सितंबर की सुबह तोलानी परिवार के घर आया और एक साथ 5 लोगों का कत्ल कर गया। साहब हमारे पति 24 घंटा उनके यहाँ ड्यूटी करते थे, अपनी जिंदगी दे दी उन्होंने तोलानी खानदान की सेवा में, फिर उनको काहे मारा? उनका क्या कसूर था? देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं क्या राजेश ने कभी आपको तोलानी परिवार के बारे में कुछ बताया था? मेरा मतलब तोलानी परिवार के बाकी सदस्यों का ललिता परिवार वालों से कोई झगड़ा, दुश्मनी? साहब हम तो इंदरपुरी में रहते हैं और वो तो हमें कभी फोन करते नहीं थे। जब हमको पैसे का जरूरत होता तो हम ही फोन करते थे, तो वो बोलते अरे अभी कैसे पैसा भेज दे भाई, अभी तक हमको तनख्वाह नहीं मिला है। अरे वो आपसे इतना काम कराते हैं, इतने रईस लोग हैं, फिर तनख्वाह काहे नहीं दिए? अरे बहुत ही लालची टाइप के लोग हैं, हमारा तो मन उकता गया यहाँ पर काम करके। तो फिर छोड़ काहे नहीं देते उनका काम? अरे मन तो करता है छोड़ने के लिए, लेकिन जब भी ख्याल आता है ना तो सामने पूरनमल जी का चेहरा नजर आ जाता है। अब वो हमको बचपन से पाले हैं, नमक खाए हम उनका, ऐसे कैसे छोड़ दे काम?
और मान लो कि अगर हम काम छोड़ देते हैं तो इस उम्र में हमको काम कौन देगा? हैं? चलो अब रखते हैं, ठीक है ना? अब जीते जी तो वो हमारे पति का खून चूस रहे थे और उनके घर डाका डालने वालों ने हमारे पति को ही जान से मार डाला। तोलानी परिवार के घर में डाका डला था, ये बात आपसे किसने कही? वही उनके प्रकाश मालिक ने। 24 घंटा वो उनकी रक्षा में तैनात रहते थे, उनके लिए कितना जोखिम उठाते थे और जीते जी वो उनकी तनख्वाह भी रोक के रखते थे, तभी वो हमको कोई पैसा नहीं भेज पाते थे। अगर राजेश आपको पैसा नहीं भेज पाता था तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता था? सब शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन अब हमारा बेटा नौकरी करने लगा है और थोड़ी मदद दामाद जी भी कर देते हैं। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप? उसे सैलरी तो टाइम टू टाइम मिलती थी। और आपको पता है कितनी सैलरी थी उसको? 30,000 पगार था उसको। आप ही बताओ सर, आज के दिन में वॉचमैन को कोई 30,000 सैलरी देता है? लेकिन उसकी बीवी तो कह रही थी कि आप लोग उसे पैसे नहीं देते, सिर्फ इसी वजह से वो अपनी फैमिली को पैसे नहीं भेज पाता था। सर ऐसा कुछ नहीं था सर। सच तो ये है कि उस सिक्योरिटी गार्ड के खर्चे ही बहुत थे, बल्कि हम तो उसे राशन के लिए भी अलग से पैसे दिया करते थे। उसे कितनी बार समझाया था कि घर पे लाके राशन पका लिया करे, लेकिन वो था कि उसे काके के ढाबे से चिकन और मटन ऑर्डर करके मंगवाना था। इतना ही नहीं था सर, शराब भी पीता था और वो भी महंगी वाली। और पूछो तो कहता था कि दिन भर काम करके थक जाता हूँ इसलिए थोड़ी सी। मैंने पकड़ा था उसे, और जब भी पकड़ा मैंने बहुत डांटा उसे, लेकिन सर इतना डांटने पर भी उसकी आदत गई नहीं। अब आप ही बताइए सर, ये हर रोज चिकन मटन खाएगा, महंगी महंगी शराब पिएगा, तो घर में खर्चे के लिए पैसे थोड़ी देगा? सर इसी लापरवाही की वजह से यह सब कांड हुआ। मुझे यकीन है सर, जब ये सब हुआ वो जरूर नशे में होगा। अगर आप लोगों को अपने घर की इतनी चिंता थी तो रात में सिक्योरिटी के लिए दूसरा गार्ड क्यों नहीं रखा? कोई अकेला आदमी 24 घंटे ड्यूटी कर सकता है क्या? अरे सर, उससे कहाँ 24 घंटे काम था? आराम ही तो करता था। सुबह थोड़ी देर काम कर लिया, रात में पहरेदारी की, खत्म हो गया। बाकी टाइम आराम ही तो करता था। और सर उसे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी, उसे रात को गेट के बाहर तफरी करने की आदत थी। और सर मुझे यकीन है रात को भी वो गेट खुला छोड़ के कहीं टहल रहा होगा, तभी तो उस रेफ्यूजी बस्ती के लोगों को अंदर घुसने का मौका मिल गया। ये राजेश तो अपने कर्मों से मर गया, लेकिन सर मेरी चाची और मेरी चचेरी बहन। सर, तोलानी के पड़ोसियों से पता चला है कि रोनित का ललिता की छोटी बेटी आरती के साथ काफी झगड़ा रहता था। देखो ताई जी, इसने क्या किया, सारी टी शर्ट खराब कर दी। कल कचरा डाल दिया था, बंद करके रखा करो इस पागल को अंदर। पागल मत बोल मेरी बेटी को। तो पागल को पागल ही बोलूंगा ना। सर ये बात पता चलने के बाद मैंने रोनित के बारे में सब कुछ पता किया है। ये देखिए सर, मर्डर वाली रात 3 बजे तक रोनित पीतमपुरा में ही था और मोबाइल लोकेशन के हिसाब से सुबह 4 बजे घर लौटा है। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर भी तकरीबन 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुए थे। सर उस रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इसलिए घर लेट पहुंचा। तुम अकेले घर पहुंचे थे या तुम्हारे साथ में कोई और भी था? सर मैं अकेला ही था। तुम जब घर पहुंचे तुम्हारे पहुंचने से पहले मर्डर हो चुके थे या आने के बाद हुए? सर मैं घर पहुंचा, राजेश ने गेट खोला और मैं घर जाके सो गया। कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा सर। सर मानता हूँ कि ललिता ताई जी और उनकी बेटियों के साथ हमारी बोलचाल बंद थी, लेकिन सर मुझे क्या फायदा होगा उनको मार के? उसी ललिता ताई जी की सबसे छोटी बेटी आरती को सरेआम पीट कर फायदा मिला था तुझे? सर वो तो बहुत पुरानी बात है सर। सर मानता हूँ कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता था, लेकिन सर किसी भी वजह से मैंने उनको नहीं मारा सर। प्लीज ट्रस्ट मी। चेक करो ये रोनित सच बोल रहा है या झूठ। हो सकता है ये उन किलर्स को साथ लेकर आया हो। इसका बैकग्राउंड भी चेक करो, देखो कोई दोस्त ऐसा है क्या जिसे मेडिकल की नॉलेज हो? सर मैंने ललिता की बेटियों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर आरती तो फ़ोन यूज़ नहीं करती, लेकिन सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड से किसी डॉक्टर मनिंदर सोडी का नंबर सामने आया। सर ये देखिए, मर्डर के 1 दिन पहले भी इसने इससे कॉल किया था और लगातार टच में रहती थी। पता करो ये डॉक्टर सोडी और सुनीता के कॉल का चक्कर क्या है। ठीक है सर।
दिल्ली के करोल बाग के रिहायशी इलाके में रहने वाले तोलानी परिवार के 4 सदस्यों और उनके सिक्योरिटी गार्ड राजेश की हत्या में संदिग्ध कई थे और इस हत्याकांड में दिल्ली के डॉक्टर मनिंदर सोडी का नाम भी शुमार होने वाला था। सुनीता तोलानी और उसकी फैमिली के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। आप और सुनीता लगातार फोन पे टच में थे ना? हेलो हेलो, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? जानते हैं ना आप सुनीता तोलानी को? सर, डॉक्टर मनिंदर सोडी तोलानीस का फैमिली डॉक्टर है और सर उसका क्लिनिक जिस दुकान में है वो तोलानीस की उन प्रॉपर्टीज में से है जो वो किराए पे देते हैं। तो डॉक्टर मनिंदर सोडी तोलानीस का किराएदार है? हाँ सर, वो उसका 1 लाख रुपए किराया देता है और सर पूछताछ से पता चला है कि सारी प्रॉपर्टीज का किराया ये प्रकाश वसूल करता है और 5 फैमिली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन सुनीता का डॉक्टर सोडी को इतने कॉल करने का चक्कर क्या है? सर, जब मैंने डॉक्टर सोडी से बात की तो उसने बताया कि सर सुनीता तोलानी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, बस इसीलिए वो मुझसे अक्सर फ़ोन पे कंसल्ट किया करती थी सर। तो सुनीता यही कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर सोडी को इतने फ़ोन किया करती थी या फिर कुछ और ही चक्कर है? एक काम करो, सुनीता की बहन आंचल को बुलाओ, देखते हैं वो सुनीता और डॉक्टर सोडी के बारे में क्या कहती है। ठीक है सर। हाँ सर, सुनीता दीदी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर सोडी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। लेकिन सुनीता की डॉक्टर सोडी से काफ़ी बातें होती थी, उनका कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए, सुनीता की शादी किससे हुई थी और उसका तलाक क्यों हुआ? सर, सुनीता दीदी के हस्बैंड NRI थे और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन दोनों में डिफरेंसेस आने लगे और करीब 15 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद दीदी बहुत टूट गई थी और कुछ टाइम बाद तो वो बहुत बीमार रहने लगी और फिर नीलम दीदी के हस्बैंड गुजर गए। माँ तो सुनीता और नीलम दीदी की दूसरी शादी कर देना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया सर। वो माँ और आरती को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। ललिता जी की फैमिली या आपका सुनीता और नीलम के परिवार से कोई ऐसा इशू जो इन सब के मर्डर्स की वजह बन सकता हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। और आपका? मेरा मतलब आपका अपनी मम्मी और बहनों से कैसा रिलेशन था? सर, मैं जानती हूँ कि आप हम पे शक कर रहे हैं, लेकिन आपका शक करना बहुत ही गलत है। हम उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते सर। दिल्ली पुलिस की दोनों टीम्स लगातार इस केस में पर्सनल और आउटसाइडर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जल्द ही उन्हें इस केस में एक नई इंफॉर्मेशन मिली। सर, ललिता की फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड राजेश के मर्डर के 2 दिन पहले ललिता ने अपने बैंक लॉकर में विजिट किया था। सर, मैंने इस मामले में आंचल से बात की। उसने बताया कि ललिता बैंक लॉकर में अपने ज्वेलरीज रखती थी और दिवाली के पहले पूजा करने के लिए घर पे लाती थी। प्रकाश ने भी बताया था कि ललिता तोलानी के पास 70-80 लाख रुपए के गहने थे। चाची ने तो करोड़ों जमा कर लिए थे। 70-80 लाख के तो सिर्फ गहने और जवाहरात होंगे उनके पास। कहीं ऐसा तो नहीं ललिता तोलानी वो गहने दिवाली से पहले घर लाई और जो कबर्ड हमें खुली मिली थी उस कबर्ड में वो गहने रखे हुए? हो सकता है सर। विनय, एक काम करो, ललिता तोलानी के बैंक के लॉकर को चेक करने की परमिशन दो। ठीक है सर। पुलिस ने जब ललिता तोलानी के लॉकर की छानबीन की तो कई ऐसे दस्तावेज सामने आए जो इस केस में कई नए राज खोलने वाले थे। सर, ललिता के बैंक लॉकर में कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली, लेकिन सर ये प्रॉपर्टी के कुछ पेपर मिले हैं। सर, ये वही पेपर हैं जिसमें डॉक्टर सोडी का क्लिनिक है। ललिता इस दुकान को अपने नाम ट्रांसफर करना चाहती थी और सर ये जो दूसरा पेपर है इसमें ललिता इसी दुकान को डॉक्टर सोडी को बेचना चाहती थी। सर, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, बस रजिस्ट्री करना बाकी था। डॉक्टर सोडी ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये डॉक्टर सोडी से दोबारा से पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, ये जगह किराए की है। मेरा यहाँ क्लिनिक बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया था, इसलिए मैं इस जगह को खरीदना चाहता था, लेकिन तोलानीस बेचने के लिए रेडी नहीं थे। अब सुनीता मेरी पेशेंट थी तो मैंने उससे बात करके अपना कंसर्न शेयर किया। देखिए सोडी जी, मैं जानती हूँ कि आप ये शॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये शॉप हमारे नाम पर नहीं है। लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी में सिर्फ को पार्टनर हूँ और मैं जानती हूँ प्रकाश इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मुझे बेच दो तो मैं मार्केट प्राइस से ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ।
मैंने उसे बहुत ही अच्छा ऑफर दिया था सर, तो उसने कहा कि वो प्रकाश और अपने बाकी के घर वालों से बात करके वो शॉप अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये कहानी तो अब आपने बता दी, अब ये भी बता दीजिए कि तोलानी फैमिली के मर्डर में आपका क्या हाथ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप ही सोचिए ना, भला इन सब का मर्डर करके वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थोड़ी ना हो जाती। प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने प्रकाश के साथ कोई डील की हो। मैंने उस सोडी से कोई डील नहीं की सर, लेकिन ललिता चाची और उनकी बेटियां उस सोडी के बातों में आ गई थी। वो दुकान ललिता चाची अपने खुद के नाम करवाना चाहती थी। देख प्रकाश, प्रॉपर्टी से अपने हिस्से का किराया लेना हम बंद कर देंगे। तू बस अपने चाचू और ताऊ के घर वालों से बोल के वो दुकान हमारे नाम करवा दे। चाची, ऐसा करते करते एक दिन सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आज आप डिमांड करिए, कल और कोई करेगा। उनके कहने पर मैंने हमारे परिवार वालों से बात की, लेकिन सब उस दुकान को उनके नाम करवाने के खिलाफ थे। बस उसको लेकर वो हमसे बहुत नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और हमसे बात करना तक बंद कर दिया। और फिर तुम लोगों ने ललिता के हिस्से का किराया देना भी बंद कर दिया, और फिर मौका पाकर पूरी फैमिली को रास्ते से हटा दिया और उस डॉक्टर को भी अपनी तरफ मिला लिया। उसे लालच दिया कि वो दुकान उसके नाम बेच देंगे, और उसने तुम्हें आइडिया दिया कि किस तरह से ललिता की पूरी फैमिली को रास्ते से हटाना है ताकि एक भी मेंबर जिंदा ना बचे। यही हुआ था ना? आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हो सर, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस केस को सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिस को अब भी काफी मशक्कत करनी थी। सर, ये सभी शक के दायरे में और इन सभी को अच्छे से खंगाला, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। विनय, अभी तक हमने सभी एंगल्स इन्वेस्टिगेट कर लिए, लेकिन एक एंगल अभी भी बचा हुआ है। मर्डर सिर्फ ललिता और उसकी बेटियों का ही नहीं हुआ, सिक्योरिटी गार्ड राजेश का भी हुआ है। यह भी तो हो सकता है कि हत्यारा राजेश को मारना चाहता हो। ललिता और उसकी बेटियों ने हत्यारे को विटनेस कर लिया, जिस वजह से वो बेचारी भी मारी गई। ये राजेश की वाइफ को थाने बुलाओ। ठीक है सर। साहब, हमारे पति की किसी से कोनो दुश्मनी नहीं थी, फिर उनको मार के किसी को कहाँ मिलेगा? ये तो आप ही हमें बताइए। आपका पति इतना कमाता था, फिर भी आपको पैसे नहीं बेचता था? साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं ऐसा कौन हो सकता है जिसपे आपको शक हो। ठीक है, आप जा सकते हैं। धीरे धीरे केस एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गया था जहां पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था। फिर अचानक इस केस ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही राह मिल गई। अब बस देर थी इसे अंजाम तक ले जाकर इस राज को बेपर्दा करने की कि आखिर उन हत्याओं के पीछे का असल मोटिव क्या था। सर, मैंने राजेश की फैमिली के बारे में पता किया है। सर, उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अंकुर, सर ये छोटी मोटी मजदूरी करता है, और सर उसकी बेटी की शादी इस विशाल नाम के लड़के से हुई है। विशाल रोहिणी के एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करता है। हॉस्पिटल में स्वीपर? हाँ सर। वैसे मैंने इस अंकुर का बैकग्राउंड भी चेक किया। सर, इसका बैकग्राउंड कुछ क्लियर नहीं है। इंद्रपुरी पुलिस ने इसे 2-3 बार छोटी मोटी चोरी के चक्कर में अरेस्ट किया है। और सर, ये विशाल कुछ दिनों पहले तक ये पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन फिलहाल अभी जॉब पे नहीं आ रहा है। जिसने मर्डर किया होगा वो मेडिकल जानकार होगा। सबका एक ही तरह से गला काटा गया है, और मारने वाले को मालूम था कि गले की कौन सी नस को काटनी है। क्या किया? तुम लोगों ने मर्डर किया है। ललिता का पूरा परिवार लूट के लालच में खत्म कर दिया। साहब क्या कह रहे हैं साहब आप ये? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने अकेले ने नहीं, तेरे साथ तेरे जीजा ने भी मिलकर ललिता का पूरा परिवार खत्म कर डाला। साहब आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? हम दोनों ने क्यों मारेंगे? 15 मिनट दे रहा हूं सिर्फ सच बोलने के लिए। बोलो, कौन सच बोलेगा? मैंने कुछ नहीं किया सर। हमें सब पता है तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया। 28 सितंबर की रात तुम दोनों ललिता तोलानी के घर के बाहर थे। तुम दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। सर, मैंने अंकुर और विशाल इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 28 सितंबर की रात इन दोनों के फोन बंद थे। तुम लोगों ने एक साथ अपने फोन स्विच ऑफ किए।
और ना सिर्फ ललिता तोलानी का परिवार लूटा, बल्कि उनका कत्ल करके दोनों फरार हो गए। तुम लोगों के खिलाफ इतने सबूत काफी हैं कोर्ट में सजा दिलाने के लिए। अगर खुद सच बताओगे तो शायद फांसी की सजा से बच भी जाओ, नहीं तो सीधा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सर सब अंकुर के कहने पे किया, जो भी जीजा, मैंने किसी के कुछ नहीं कहने पे बोला। किया। साहब, झूठ बोल रहे। तेरा टाइम खत्म, इसे बोलने दे। तुझे प्रसाद बाद में दूंगा। चल बोल। साहब, एक बार हम लोग ससुर जी के घर पर गए थे राखी में। तुम्हारा बाप छोटी मोटी चीज नहीं है, तोनाली खानदान का गार्ड है, जानते हो? वो करोड़ों में खेलते हैं, हर घर में लाखों करोड़ रुपया कैश होता है, और उसकी सुरक्षा कौन करता है? हम करते हैं, वो भी अकेले। इतनी बड़ी आसामी है तो आपको तनख्वाह काहे नहीं देते? साहब, ससुर जी ऐसा बोल रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम क्या चोरी करते हैं। हम दोनों ने मिलकर उन्हें भड़काया और ये कहा कि जब तोलानी परिवार के लोग आपको टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना हम क्या चोरी करते हैं। तो वो बोले कि नहीं बेटा, हमसे ही पाप नहीं होगा। अरे पापा, कब तक 24 घंटे की नौकरी में शरीर गलाओगे अपना? देखो बुढ़ापा आ गया है आपको, और वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला आपको उधर। ससुर जी मान गए और उन्होंने बोला कि ललिता के घर चोरी करते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं। और उस रात हम लोग उनके घर के लिए निकल गए और उन्होंने बोला कि जैसे ही सारे लोग अंदर चले जाएंगे वो हमें बुला लेंगे। लेकिन सर, एक लड़का 4 बजे रात को आया और उसके जाने के तुरंत बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। साहब, राजेश, तुम? सर, हम दोनों डर गए थे कि अगर ससुर जी जिंदा रहेंगे तो उनके घर का गार्ड होने के नाते आप उन्हें ही पकड़ेंगे सबसे पहले, और वो हर हाल में आपको सब कुछ बता ही देंगे। इसलिए सर, ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार 30 सालों से तोलानी परिवार का वफादार था, लेकिन उसकी लापरवाह सोच और उसकी नशे की आदत ने पहले उसे अपने परिवार के दायित्व से भटकाया और फिर अपने बेटे और दामाद के छलावे में फंसकर वो कर बैठा जिसने ना सिर्फ उसकी अपनी बल्कि उसके मालिक के एक परिवार की जान भी ले ली। कहते हैं कि लालच एक ऐसी बला है जो अगर सर चढ़ जाए तो ईमानदार से ईमानदार इंसान का भी ईमान डोलने में देर नहीं लगती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार सर। साहब, ये पटेल साहब ने आपके लिए भेजा है। क्यों साहब, ठीक है ना? अशोक, गाड़ी रोको। वॉचमैन, यहाँ फिर से अगर सोते हुए दिखे ना तो सेक्रेटरी को बोल के काम से निकलवा दूंगा, समझे? जाओ काम पे। अशोक, क्या देख रहे हो? चलो। परत 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 हेगे कम प्रकाश, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? शांत रह के बात किया करो ना। अभी जब तुम वॉचमैन पे चिल्लाए थे तो देखा था ना, अवनी कितना डर गई थी, और
तुम तो काम पे चले जाते हो, पीछे से हम दोनों अकेले होते हैं। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नेत्रा, कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों पे खाली फुकट गुस्सा नहीं होता। वो लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं करते ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है बस। और मेरी बच्ची स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उन्हीं को। स्ट्रांग देखा, कुछ नहीं होगा उन्हीं को, कुछ नहीं होगा। अशोक, सिग्नल क्यों तोड़ा? अशोक, ये किराए में मालूम है ना? गाड़ी साइड में रखो। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। गाड़ी से उतरो, सब नीचे उतरो। गलती हो गई साहब। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है साहब। नॉनसेंस। लाखों करोड़ों की आबादी वाले शहर में हमारे अपने, हमारे दोस्त उंगलियों पर गिनने वाली गिनती के बराबर होते हैं, जो हमारे व्यवहार, प्यार, गुस्से और हमारी दूसरी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से भी बदजबानी करे या किसी अनजान आदमी के अहम को ठेस पहुंचाए, हमारा आज का ये एपिसोड एक ऐसी कहानी कहता है जहां इंसान अगर किसी दूसरे को कम आके या उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बुरा बर्ताव कब हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे नहीं करते, आप तो बहुत समझदार हो, है ना? यहाँ बैठो। नेत्रा, छोड़ो। मेरी बेटी मेरे हाथ से दूध पिएगी, है ना? हो या इकडे या। आय शाबाश। स्ट्रॉन्ग पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी, है ना? और मेरी बेटी बड़ी होके बनेगी IAS ऑफिसर। यस, चलो। नहीं नहीं, बस हो गया। तुम ही इतने गुस्से वाले हो। अगर ये भी गुस्सेल बन गई तो ये कोई IAS वाईएस नहीं बनने वाली, ये तो डांसर बनेगी। देखते नहीं हो सॉन्ग सुनते ही कैसे डांस करती है? ऑफिसर बनेगी, डांसर नहीं। ऑफिसर नहीं बनेगी, डांसर बनेगी। चलो दूध पियो। देखो 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 देखो, आगे 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 गाड़ी आगे। क्या बात है, पीछे दबाओ पीछे दबाओ। आय शाबाश। जाओ खेलो। सर, आपने बुलाया? वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया? सर, वो विनायक तैयार कर रहा है रिपोर्ट, तो पता नहीं तैयार है कि नहीं, पूछना। जब मैंने काम तुम्हें दिया था तो विनायक क्यों कर रहा है वो? इसलिए क्योंकि तुम काम चोरी करना चाहते हो। सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ना कुर्सी गर्म करने की तनख्वाह मिलती है तुम्हें, काम तो करते नहीं। दीमक की तरह चाट रहे हो सिर्फ डिपार्टमेंट को, बस। सर, वो मेरे बेटे का एग्जाम था और वैसे भी छुट्टी पे था। बहाने बनाना बंद करो, जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। आओ नहीं, पानी। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ विनायक को बुला के लेके आओ। जी। पीछे गया, अरे क्या हुआ? हाँ, अब आगे आगे आगे। कौन खेल रहा है गाड़ी से? चलो आज फुल टाइम पास करते हैं, है ना? ये लो, ये पहन लो। अपर्णा, विद्या, तयार झालात का? बाबा, मी रेडी आहे। अरे वाह, मस्त दिसतेस हं? छान छान। बाबा, हाँ, हम मूवी देखने के बाद पानी पूरी खाने जाएंगे ना? अरे पानी पूरी भी खाएंगे, लंच भी करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। पर तब जब तुम्हारी माँ तैयार होगी। बुला अपनी माँ को। आई! विद्या, क्या चिल्ला रहे हैं दोनों? चलो निकलना है हमें। 2 मिनिट तो दे दो। अरे यार, लेट हो जाएगा। बरं, 2 मिनिटं द्या मला। पटकन तयार हो, उशीर होईल आपल्याला जायला। कोण आलंय? रुक, मैं देखता हूँ। तू आवर पटकन, आवरा। जगन्नाथ, बोलो। प्रकाश सर ने बुलाया। विद्या, प्रकाश सरांनी बोलवलंय। तुम्ही तयार व्हा, मी जाऊन येतो। हाँ, दिखाओ तो। हे वो देखो, एप्पल कौन खाएगा? कौन खाएगा? सर, हाँ, तुम्ही बोलवलत मला? हाँ, वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया ना? सर, कल तक हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचा है। वो क्या है ना कि संडे है आज, इसीलिए फैमिली को लेके पिक्चर देखने जा रहा हूँ। इसीलिए सर मैं बहाने बनाना बंद करो। काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, उसको बेटे के एग्जाम में इंटरेस्ट है। एक काम करो, जाओ 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 फिल्म जाओ, नहीं तो जर्नल में जाओ। सर नहीं नहीं, लेकिन अगर कल सुबह तक फाइल रेडी नहीं हुई ना तो प्रमोशन भूल जाओ। मैं करता हूँ। नहीं, जाओ
जाओ फिल्म देखो, जाओ। अरे तो तुम्हें तो इतना क्या करता है? हाँ? फिल्म नहीं देखनी? जाना है फिल्म देखने के लिए? चलो चलो। विद्या, प्रकाश सर ने कुछ काम दिया है, खूब अर्जेंट है। तो एक काम करना, तू मुरादा की फिल्म देखने जाना। पापा मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी बस। असं काय करतेस बाळा? आने का तो मैं पिक्चर आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। सारा सोचो, जर आपण सगळे एकत्र सिनेमाला गेलो तो फिल्म की स्टोरी मुझे कौन सुनाएगा? हाँ, स्टोरी कौन सुनाएगा? इसीलिए तुम लोग पिक्चर देखने जाओ, मैं माझं काम संपवतो आणि मग रात्री एकत्र जेवायला जाऊ। और आइसक्रीम का वायदा तो है ना? विद्या। हेलो प्रकाश, अपनी नहीं मिल रही कहीं भी। मैंने उसे सब जगह देख लिया, खो गई है अपनी। हो गई है मतलब? अरे 2 साल की बच्ची है उन्हीं। हाँ, जरा आजू बाजू में देखो, यहाँ वहाँ होगी कहीं। अरे मैंने एक बार नहीं 10 बार हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही प्रकाश। ऐसे कैसे जाए? अपनी खो गई है। दिवसभर काय करतेस काय घरात? एक लड़की नहीं संभाली जाती। हद कर दी लापरवाही तुम्हें। आप प्लीज डिटेल में बताइए, बच्ची कब और कैसे गायब हुई? सर 10 बजे प्रकाश ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाने गई तो अपनी यही पे खेल रही थी। वो रोए नहीं, बिजी रहे, इसलिए मैंने टीवी ऑन कर दिया था। पर जब मैं 10-15 मिनट के बाद वापस आई तो वो पूरे घर में ही नहीं थी। आप श्योर हैं कि आपने दरवाजा ठीक से लॉक किया है? हाँ, मतलब हाँ किया था, धकेल दिया था दरवाजे को। हो सकता है कि इस लैच की वजह से दरवाजा लॉक ही नहीं हुआ और खुला रह गया हो, और किसी ने बच्चे को अकेले यहाँ पर देख लिया और इस बात का फायदा उठा के उसने बच्चे को अगवा कर लिया। आपकी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ लगे। नेत्रा के बयान के मुताबिक प्रकाश सुबह 10 बजे ऑफिस जाने के लिए निकला और फिर वो नहाने चली गई। जब वो नहा के लौटी तो अवनी गायब। मतलब ये सारा काम 10 से 10:30 के बीच में हुआ। जरा सुबह 10 से 10:30 के बीच का फुटेज चलेगा। ये वॉचमैन बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अब धोबी आया। और अब नेत्रा भागी भागी से बाहर आई। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किडनैपर 10 बजे के पहले ही सोसाइटी में आ गया हो और मौके के फिरात में हो, और जैसे उसे चांस मिला उसने अवनी को किडनैप कर लिया हो। अगर ऐसा है तो भी किडनैपर बिल्डिंग से बाहर तो गया होगा। आपकी बिल्डिंग में आने जाने के लिए कोई और भी गेट है क्या? नहीं सर, एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट है। तावड़े सर, सारा सीसीटीवी फुटेज बारीकी से चेक करो और गेट की मूवमेंट पर खास ध्यान देना। ओके सर। सुने, काम वाली बाई धोबी और मिस्टर एंड मिसेस शाह से पूछताछ और हर एक घर में चेक करो, देखो बच्ची यही तो नहीं है। ओके सर, क्या मजा बराबर। 2 साल की बच्ची अवनी लापता थी। इस बात के आसार कम ही थे कि वो खुद कहीं जा सकती थी, तो कोई तो था जो उसे अगवा करके ले गया था, लेकिन कौन? ये सब इनके गुस्से की वजह से हुआ है। कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते। 1000 बार समझाया मैंने, लेकिन मेरी तो सुनते ही कहाँ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? बकवास नहीं कर रही हूँ, एकदम सही कह रही हूँ। आप लोग ये झगड़ा करना बंद कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि फिरौती के लिए आपको कोई कॉल आया है? नहीं।
अवनी के गायब होने से पहले आज सुबह आपके घर पे कौन कौन आया था? रोज की तरह सुबह 8 बजे हमारी काम वाली बाई कावेरी आई थी, लेकिन ये उसके ऊपर भी बेवजह चिल्लाने लगे। तुम्हें मालूम है अवनी, एक परी थी छोटी सी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने पापा की हर बात मानती थी, तुम मानती हो ना वैसे। साहेब मला थोडे ॲडव्हान्स पैसे पाहिजे होते, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। एडवांस बिडवांस कुछ नहीं मिलेगा, इससे पहले 10 बार तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, उसका हिसाब कौन देगा? और क्या काम करती हो तुम? छोटी बच्ची है घर में, ये देखो धूल देखो, ये ऐसे पेपर वगैरह फक्त जागेवर ठेवले म्हणजे काम नाही होत, साफ सफाई करा जरा। साहब लेकिन बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। एक बार बोला ना पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, काम आ जा। अभी आप ही बताओ, मैं क्या भीख मांग रही थी क्या उनसे? काम करके चुका देती थी ना मैं पैसा, लेकिन नहीं दिए साहब। उस दिन तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। और इसी गुस्से में आकर तुमने अवनी को गायब किया ना? नहीं साहब नहीं, साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ साहब। चाहिए तो मैं मेरे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती साहब। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन अवनी गायब हुई थी उस दिन सोसाइटी के बाहर निकलते वक्त तुम्हारे हाथ में एक गोनी थी, क्या था उस गोनी में? हाँ वो साहब वो 2 नंबर माले वाली शर्मा आंटी ना, उन्होंने मुझे पुराने बर्तन भंगार में देने के लिए दिए थे, वही वॉचमैन के पास ही पड़ी है साहब वो गोली। ये कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये चेक करना पड़ेगा। वो वॉचमैन के पास जो गोली पड़ी है जाके चेक करो उसमें क्या है। अब का है साहब, वो प्रकाश साहब है ना, सबके साथ किटपिट करते हैं। अभी आज की बात ले लो ना, वो जगन्नाथ साहब है ना, उन पे तो बहुत गुस्सा किया साहब वो। हर दूसरे दिन तुम छुट्टी मांगोगे और मैं दे दूंगा, पागल समझाए क्या मुझे? साहब वो पापा की सर्जरी है, मतलब अर्जेंट था। मैं क्या करूं, हर रोज कोई ना कोई तो बहाना होता ही है तुम्हारा। और वैसे भी तो रूल्स के मुताबिक तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, हो कि नहीं? और फिर भी तुम छुट्टी मांग रहे हो, तो इसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी। साहब हम मानते हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिला, लेकिन अब उसके वजह से उनकी बच्ची का किडनैप कर ले, साहब ऐसा तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, माँ बाप के लिए बाल बच्चे क्या होते हैं सर, हमको अच्छे से पता है। प्रकाश सभी के साथ ऐसा बर्ताव करता है तो उसके दुश्मन भी ज्यादा ही होंगे। सब के सब बिल्डर दुश्मन हो गए उनके, सब खिलाफ हो गए, सब परेशान है। खास करके वो विघ्नेश पटेल है ना, प्रकाश सर के सिग्नेचर ना करने की वजह से उसके साइट पे सप्लाई बंद है पानी का, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बंद है अभी। कहीं ये कहानी तुम हमें इसलिए तो नहीं सुना रहे हो ताकि प्रकाश तुमसे भी नाराज है? अरे साहब वो किससे नाराज नहीं है, आज सुबह में जब विनायक रिपोर्ट फाइल लेकर गया था ना तो डांट के भगा दिया। कुटे कहा जाएगा? ये क्या रिपोर्ट बनाई है? पहले ही पेज में 10 गलतियां, डेट भी नहीं लिखी। क्या ऑफिस में आराम करने के लिए आते हो क्या सिर्फ? कावेरी भाई। हाँ साहब। कहाँ जा रही हो? साहब वो भाजी लेने। एक काम करो, वो थैला और पैसे इन्हें दे दो। वैसे भी ऑफिस में कुछ काम करते हैं नहीं, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। नुसतं बघताय काय, सांगितलेलं काम करा। हाँ हो। कहाँ जा रहे हो? सर वो सब्जी। अच्छा सब्जी, अरे सब्जी कौन सी लानी है, कहाँ से लानी है, कितनी लानी है, वो तो पूछो। सॉरी सर, कौन सी लानी है? हाँ 1 किलो आलू, आधा किलो भिंडी। सब लिखा है ना? हाँ। तो पर्ची दे दो ना। हाँ। पढ़ना लिखना आता है इन्हें शायद। सर मैंने उसे सजा इसलिए दी क्योंकि वो अपनी गलती ना दोहराए और काम चोरी ना करे, बस। मिस्टर प्रकाश, आप इन लोगों के सीनियर ऑफिसर हैं, आपकी पोस्ट आपको किसी की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देती। ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सर
विनायक आणि त्याची बायको आले. बोलवा. हो सर. या. ओ भाभी, भाभी, भाभी अब तो जानती है ना, हमने हमारी बेटी जैसी है. वरना के पापा उसके ज्यादा तक कुछ नहीं कर सकते. अब जानती है ना भाभी, पता नहीं ना. भैया, भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ. सर तुम ही सांगा ना सर. आप जरा मेरे साथ चलिए. प्रकाश जिस तरह का बर्ताव आपके साथ करते हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता था साहब. कभी कभी सोचता था मैं अपनी जान दे दूं, पर खुद को रोकता था, ये सोचकर कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा. फोन देना. प्रकाश सर का फोन है. अभी इतनी रात को? हेलो सर. अभी? नहीं, मैं आता हूँ ना. नहीं सर, हाँ मैं आता हूँ. हाँ जी, आता हूँ. तुम और हाँ, ठीक से साफ करना. क्या देख क्या रहे हो? नौकरी प्यारी है ना? एक काम करो, बाल्टी अंदर रखी है और कपड़ा किचन में, वो ले लो, ठीक तरह से साफ करो. विद्या बर्दाश्त नहीं होता. मला ही नोकरी नाही करायची आहे ग. इस आदमी ने खून के आंसू रुलाए हैं. मैं तुमसे, अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता. कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी. क्या सोचेंगे मेरे बच्चे मेरे बारे में? अपना बाप अपने बॉस की बेटी की उल्टियां तक साफ करता है. मैं स्वतःला आरशात पण नाही बघू शकत ग विद्या. मी थकलो विद्या, खूप थकलोय. याच्यापेक्षा वाटतं अपने आप को खत्म कर दूं. बस. जब जान देने का सोचा तो किसी दिन जान लेने की भी सोची होगी. साहब, अपने बच्चों को पालने के लिए जो इतनी बेइज्जती सहन करता है, वो क्या किसी की जान लेगा? आम आदमी, गरीब आदमी हर तरफ से पीसता है साहब. सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि आप, प्रकाश और जगन्नाथ तीनों साथ में बिल्डिंग से बाहर निकले थे. फिर आपने बिल्डिंग की तरफ मुड़ के देखा, कुछ सोचा और बिल्डिंग में फिर से दाखिल हो गए. वापस क्या करने गए थे? आप सच कह रहे साहब. मैं वापस बिल्डिंग में गया था, पर एक्चुअली वो फर्स्ट माले वाले मिसेस शाह है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था. कुछ काम था उनका, इसीलिए मैं वापस गया था. विनायक भाई, विनायक भाई जरा ऊपर आओ ना, मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना. 5 मिनट लगेगा. अरे क्या सोच रहे हो? आता हूँ, आया. अरे बैग में सब रख दिया है मैं. हाँ अभी बहुत मुँह क्यों छे हवे? अभी क्या? विनायक भाई, ये हमारे कबाट के ऊपर एक बैग है, हमको उतार के दो ना, हमारा हाथ नहीं पहुँचता है. आओ अंदर आओ. आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, हम लोग एक जरूरी काम से 2-3 महीने के लिए बाहरगाम जा रहे हैं. अच्छा. चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे. हैप्पी जर्नी. साहब, अगर कपड़ों के साथ बच्चा उठाया होता तो दूसरे बिल्डिंग में थोड़ी जाता साहब, कहीं और जाता ना साहब. और दूसरे घरों में 2-3 बार मैंने अपनी गठरी भी खोली थी साहब, तो उनको तो बच्चा दिखता ना साहब, और वो आपको बोल देते. किस किस के घर पे गया था तू? साहब, बी विंग में 305 और ए विंग में पहला माला शाह साहब के यहाँ, खास करके उनके काम से गया था. और उस दिन ज्यादा कपड़े निकले भी नहीं थे साहब बिल्डिंग से. ये बात तो हम भूल ही गए. मिस्टर एंड मिसेस शाह को तो बच्चे ही नहीं थे, बल्कि 2 साल पहले पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी किया था बच्चे खरीदने के जुर्म में. लेकिन वो बच गए क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला. मतलब उन्होंने बच्चा खरीदा नहीं था, लेकिन जब रेड गिरी तब वहां वो मौजूद थे.
लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सोसाइटी में कोई बातचीत नहीं करता था उनसे। बाकी कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना बोले थे कि 1 महीने के लिए गांव जा रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? हाँ साहब, एक बात हमको समझ में नहीं आई, उनके घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है साहब, फिर भी छोटे बच्चे का कपड़े दिए थे इस्त्री करने को, वो भी एकदम नया साहब। ये लीजिए आपकी 2 साड़ियाँ, ये आपके 5 शर्ट। अरे ये छोटी बच्ची के कपड़े किधर से आ गए? लगता है किसी और के कपड़े गलती से आपके कपड़े में रख दिया। ये भाई, ये कपड़े हमारा अच्छे, रेवा दो। 1 मिनट, तुम दोनों बाहर आओ, बाहर आओ। जरा हाथ में ले बक, कुछ बच्चा वगैरह मिलता है क्या देख। तावड़े सोसाइटी के रिकॉर्ड से मिस्टर मिसेस शाह का परमानेंट एड्रेस निकालो और उनके मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। शिंदे, अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह ने अवनी को किडनैप किया है तो वो शहर से बाहर भागने की कोशिश जरूर करेंगे। उनको ट्रेस करो और बच्ची की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। बच्ची किसी भी हाल में शहर से बाहर जाने नहीं चाहिए। ओके सर। 3 साल की अवनी जोशी 5 घंटे से गायब है। अगर ये बच्ची किसी को मिलती है या अगर किसी को दिखाई देती है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत सूचना दें। आपका एक मिस कॉल किसी की जिंदगी, किसी की खुशियों को बचा सकता है। ये टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है क्या? हाँ साहब। सर, ये छोटे बच्चे का कड़ा मिला। आप पहचानती हैं इसे? ये तो हमारी अम्मी का है, हमारी बेटी का है ये। मतलब बच्ची को अगवा करके यहीं लाया गया था, उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए भी किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब या तो बच्ची को ऊपर से किसी ने नीचे फेंक दिया है या फिर ये पानी की टंकी खोलो, दूसरी टांकी चेक करो। बिल्डिंग के पीछे झाड़ियों में चेक करते हैं, आओ। सर, हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अवनी को किसी ने आपसी रंजिश के चलते किडनैप किया हो। सर, मिस्टर एंड मिसेस शाह की मोबाइल लोकेशन पता चल गई है। इस वक्त वो दोनों सूरत शहर में। शिंदे, इमीडिएटली सूरत के लिए निकलो। अरे वाह, चुप हो जाओ बेटा, गुड बेबी। हमारा औलाद का सपना पूरा हो गया। हम इस बच्ची को लेके कोई दूसरे शहर में चले जाएंगे जहाँ कोई हमें जानते ही नहीं है। सर, हमारी पीसीआर वैन ने 2 लोगों को पकड़ा है जिनकी हिस्ट्री किडनैपिंग की है। दोनों किडनैपिंग और फिरौती के केस में 5 साल सजा भी काट चुके हैं। शहर से तड़ीपार थे, फिर भी शहर में घूमते हुए पकड़े गए हैं सर। तो जरा अपने तरीके से पता करो, अवनी के केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सर, जल निगम सोसाइटी से इस बच्ची को तुम दोनों ने ही उठाया है ना? नहीं साहब, हमने पहले इस लड़की को कभी देखा नहीं साहब। नहीं देखा? नहीं देखा साहब। नहीं देखा साहब, नहीं देखा साहब। नहीं साहब, आज ही हमने कराया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने इसको पहचानते भी नहीं साहब। अच्छा, नहीं देखा तुम दोनों ने? तोड़ो इनको। सर, बहुत तोड़ा उन दोनों को, पर वो इस बात पे अड़े हैं कि वो अवनी जोशी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम विघ्नेश पटेल है। शायद आपने मुझे फोन किया था और यहाँ पर बुलाया था। कुछ बात करनी थी आपसे, बैठिए। कहिए। प्रकाश जोशी, मैंने सुना उसकी ईमानदारी ने आपको काफी परेशान कर रखा है। आपका एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। देखिए, मुझे उस बात की टेंशन नहीं है,
क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रोजेक्ट मेरा टाइम पे हो जाएगा। बिल्कुल आप जानते हैं, अपनी बच्ची की जान को बचाने के लिए वो आपको वाटर सप्लाई तो देगा ही, और इसीलिए उसकी बच्ची को आपने किडनैप किया। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स आए और गए, और इस तरह के लोग ज़्यादा टाइम एक जगह टिक नहीं पाते, और इनकी ईमानदारी ही इन्हें दर दर भटकाती है। और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हेड ऑफिस से निकल चुके हैं, तो मैं ये सब क्यों करूँगा? जी શું કામ છે? आप मुंबई से शिंदे साहब छे, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बच्ची कहाँ है? वो तो अंदर खेल रही है। बुलाओ उसे। ये बच्ची किसकी है? हमारी बच्ची राशि आई। लेकिन आपको बच्ची कब हुई? सर राशि को हमने अडॉप्ट किया है सर। पिछली बार हमने बच्चा खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी साहब। इस बार हमने राशि को अडॉप्ट किया है, लीगली अडॉप्ट किया है साहब। हमारे पास लीगल पेपर्स भी है अडॉप्शन के साथ। लेकर आइए साहब। अब तक की तमाम तहकीकात और पूछताछ के बाद सबसे अहम संदिग्ध थे मिस्टर एंड मिसेस शाह, जो कि अवनी के गायब हो जाने के बाद सामान समेत शहर छोड़कर जा चुके थे। लेकिन वो भी मानो निर्दोष साबित हो चुके थे, क्योंकि जिस आधार पर उन पर अवनी को अगवा करने का शक था, वो एक मासूम को छत और परिवार देने के पुण्य में बदल चुका था। राशि को तो घर परिवार मिल गया, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मिस्टर एंड मिसेस शाह अवनी को लेकर गायब नहीं हुए थे, तो फिर अवनी कहाँ थी? वो बिल्डिंग से बाहर कैसे और किसके साथ गई थी? इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अवनी सुरक्षित है या नहीं। अपहरण के मकसद का भी पुलिस सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रही थी। ये तय नहीं था कि यह अपहरण पैसों के लिए किया गया था या फिर किसी जाती दुश्मनी की वजह से। पुलिस इन सारी स्थितियों से जूझ ही रही थी कि अगले दिन अवनी मिसिंग केस ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। सर बॉडी को सबसे पहले इन्होंने देखा था। हाँ बॉडी सर उस तरफ है। चल। सर लगता है बॉडी 2 साल की बच्ची की है। चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, किसी जंगली जानवर ने खाया है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। सर हो सकता है कि ये बॉडी अवनी की हो, क्योंकि अवनी भी 2 साल की है। बच्ची की बॉडी पे जो कपड़े हैं उससे पहचान करवाने की कोशिश करते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। नहीं 2-3 दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में। एक काम करो, वो फाइल घर पे भेज दो, ठीक है? मैं बाद में फोन करता हूं। हमारी अवनी का कुछ पता चला? बोलिए ना कहाँ है वो? आप संभालिए अपने आप को। इन कपड़ों को पहचानती हैं आप? डंपिंग ग्राउंड में हमें एक बच्ची की बॉडी मिली, उसने ये कपड़े पहने हुए थे। ये कपड़े तो हमारी अवनी के हैं, हमारी बच्ची के हैं ये कपड़े। सर वो छोटी बच्ची अवनी जोशी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के बॉडी पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं है, और बच्ची की मौत 15 मई को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हुई। बच्ची के गले पर कोई भारी चीज से प्रेशर बनाया गया, जिसमें उसकी विंड पाइप चोकअप हो गई और उसी में उसकी मौत हो गई। शिंदे, इसका मतलब है कि किडनैपर ने अवनी को अगवा किया और उसे टेरेस पे ले गया, उसका गला दबा के उसको मार दिया और फिर किसी सुनसान जगह पे जाके उसको फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए हमने कोई दिखा नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्ची को बिल्डिंग से बाहर ले जाया गया। कुछ तो हमने मिस किया है। शिंदे, सीसीटीवी फुटेज फिर से देखना होगा। तुमने एक चीज नोटिस की शिंदे? विनायक जब सब्जी लेके प्रकाश की विंग की तरफ गया तो उसकी बेटी अपर्णा उसके पीछे पीछे प्रकाश की विंग में दाखिल हुई, और विनायक के निकलने के लगभग 20 मिनट बाद वो प्रकाश की विंग से निकली।
और अपनी विंग की तरफ गई। ये देखो, उसके करीबन 7-8 मिनट बाद ये 11:33 पे अपर्णा अपनी विंग से दोबारा बाहर निकली। एक बार उसके कंधे पे एक बैग है और उसकी रफ्तार को देख के ऐसा लग रहा नहीं है कि उसके बैग में काफी वजन है, और वो प्रकाश की विंग में दाखिल हुआ। 11:40 को अपर्णा प्रकाश की विंग से दोबारा बाहर निकली और अब ऐसा लग रहा है कि उसके बैग में काफी वजन है। तब तक हम यहाँ पहुंचे। हमारे सामने वो साइकिल लेकर बिल्डिंग से बाहर निकली और राइट की तरफ चली गई। सर, आपका मतलब अपर्णा? हो सकता है शिंदे। सर, हाँ तुम्ही बोलवलत मला? हाँ, वो देसाई बिल्डर की फाइल का क्या हुआ? काम हो गया ना? सर कल तक हो जाएगा, थोड़ा ही काम बचा है। वो क्या है ना कि संडे है आज, इसीलिए फैमिली को लेके पिक्चर देखने जा रहा हूँ, इसीलिए सर मैं बहाने बनाना बंद करो। काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। मैं वो हाँ तुम, और हाँ ठीक से साफ करना। क्या देख क्या रहे हो? नौकरी प्यारी है ना? एक काम करो, बाल्टी अंदर रखी है और कपड़ा किचन में, वो ले लो, ठीक तरह से साफ करो। शिंदे, इस तरफ ज्यादा चहल पहल नहीं है, इस तरफ तो पूरा बाजार है। उस रेस्टोरेंट में एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, पहले आपने मुझ पर इल्जाम लगाया और आप मेरी बेटी पर शक कर रहे हो। बेवजह शक नहीं कर रहे, शक करने की वजह आपको बता चुके हैं। चंदू, ये बीना सेठी है, एनजीओ से है। बच्चों से पूछताछ करते समय इन्हें साथ रखना हमारे लिए जरूरी होता है। अपने बेटे को बुलाइए जरा। आओ बेटा, आओ बैठो, घबराओ मत। बैठो। चिन्ने, ये वाला चॉकलेट आपको बहुत पसंद है ना? देखो, हमको पता था, हम ले आए। खाओ ना बेटा। बाद में खाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, वो जो बिल्डिंग से राइट वाली साइड है, वहां कभी गए हो? नहीं, आई जाने नहीं देती। कभी नहीं गए? नहीं, बस कल गया था अपना ताई के साथ। क्या हुआ ताई? इस कचरे में क्या ढूंढ रही है? कुछ सामान गिर गया क्या? जाओ खेलो। शिंदे, अवनी की मौत सिर्फ गला घोंटने की वजह से हुई थी ना? हाँ सर, किसी भारी चीज को गले पर रखकर दबाया गया और जिस वजह से वेन पाइप चोकअप हो गई और उसी में बच्चे की मौत हो गई। सर, अगर अपर्णा ने ही अवनी को मारा है तो मर्डर वेपन जरूर टेरेस पे ही होगा, क्योंकि डेड बॉडी और मर्डर वेपन एक साथ स्कूल बैग में लेकर जाना बहुत मुश्किल है। सर, मैं एक बार टेरेस फिर से चेक करता हूँ। हमें अपर्णा से बात करनी है, बुलाई उससे। वो स्कूल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई। सर, ये देखिए, पाइप का टुकड़ा बिल्कुल अलग पड़ा है। सर, ये डंडा मिला है, इस ढेर से बिल्कुल अलग पड़ा था। शायद हो सकता है कि यही मर्डर वेपन हो। तुरंत इसे फॉरेंसिक लैब भेजो, फटाफट फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर, क्या आपको अभी भी लगता है कि एक 14 साल की बच्ची ये खून? सर, अगर 14 साल की बच्ची ने खून किया भी होगा तो उसे भरपूर जोर लगाना पड़ा होगा। वो बच्ची काफी तड़पी होगी, रोई होगी। शिंदे, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं, एक से एक भयानक केस देखने को मिलते हैं।
रोज सुबह उठ के मैं ये सोचता हूँ कि आज कुछ ऐसा देखने को ना मिला जो जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, जिससे उभरना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग समझते हैं कि पुलिस वालों में भावनाएं नहीं होती, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही। खैर परेशान मत हो, जैसे रिपोर्ट आए लड़की को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपने कहा तू घाबरू नको, उन्हें सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। और तू डर क्यों रही है? हाँ, मैंने तेरे साथ जो भी सच है सीधे सीधा बोल। हाँ? लो बेटा, लो आपके लिए मंगवाया ये, लो बेटा। मुझे ना आपसे सिर्फ एक बात पूछनी, ये नेत्रा आंटी कैसी है? अच्छी नहीं है ना? नहीं, नेत्रा आंटी ना वो बहुत अच्छी है। काश अंकल ना वो बहुत बुरे हैं, जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब सब पे चिल्लाते रहते हैं वो। और ना जब वो मेरे बाबा पर चिल्लाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहाने बनाना बंद करो, काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो ना। तुम्हें क्या फिल्म देखने में इंटरेस्ट है? एक काम करो, जाओ फिल्म जाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। ठीक तरह से साफ करो। विद्या बर्दाश्त नहीं होता, मला ही नोकरी नहीं करायची है। उस बंदे ने खून के आंसू रुलाए हैं। मैं तुमसे अपने बच्चों से आग भी नहीं मिला पाता। कुत्ते जैसी हालत कर दी है मेरी। ऐसा लगता है खत्म कर दो अपने आप को। जास्त जगण्यापेक्षा मरणं चांगलं ना ग विद्या। झालं तुमचं? बस अगर आप चले गए ना तो हम तीनों अपनी जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। पूरे दिन चल रहे हैं ना, कट जाएंगे। खूब थकलो है विद्या, खूब थकलो है विद्या। हिम्मत हार लो है विद्या, थक चुका हूँ बहुत। ये प्रकाश अंकल आपके बाबा पे बहुत गुस्सा करते थे, आपको उस बात का बुरा लगता है, इसलिए आपने अवनी को मार दिया। जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे कहीं सुनसान जगह पे लेकर जाके छोड़ दिया था। सर, प्रकाश के बिल्डिंग के टेरेस पर जो पाइप मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक उस पाइप पर अपर्णा के फिंगरप्रिंट्स और साथ ही साथ उस पाइप पर अवनी के स्किन के पार्टिकल्स भी मिले। सर, रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि 14 साल की अपर्णा ने 2 साल की मासूम अवनी का मर्डर किया है। वो प्रकाश अंकल ने मेरे बाबा को बहुत रुलाया था, इसलिए मैं भी उन्हें रुलाना चाहती थी, उन्हें रोता हुआ देखना चाहती थी। सर, नेत्रा, भाई साहब, आपको आधा किलो भिंडी बोला था ना, ये तो 1 किलो है। एक काम ढंग से नहीं करते तुम। क्या बोला था? पर्ची दी थी ना, पढ़ना आता है ना? फिर अरे ऑफिस में काम नहीं करते, यहां तो ठीक से करो। एक को छुट्टी चाहिए, एक को काम नहीं आता। क्या है अब? पैसे मैं ही करूं हिसाब? ना भी बोलो, कुछ भी करो, चलो ऑफिस के लिए। एक को छुट्टी चाहिए।
प्रकाश एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन वो अपने गुस्से में ये भूल जाता था कि वो अपने नीचे के ओहदे वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। गैर वाजिब तरीके से लोगों को सजा देना, जो कि उसके पद के दायरे के बाहर था, वो सही तरीके से कार्रवाई करने की बजाय सजा के नाम पर लोगों के आत्मसम्मान को कुचलता रहा। विनायक अपने बच्चों और अपने परिवार को देखकर बेइज्जती का घूंट पी गया, लेकिन 14 साल की बच्ची अपर्णा, जिसके लिए उसके पिता हीरो थे, उसका दिल और दिमाग उनका यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अवनी की हत्या जैसा संगीन अपराध कर बैठी। उसका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटा और पिघलते लावे में प्रकाश का परिवार और अवनी बह गई और खुद अपर्णा का भविष्य भी इसकी भेंट चढ़ गया। अपने रुतबे, हैसियत और पद की वजह से किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो पहली गलती हम खुद करते हैं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले जरूरत है अपने आप को आदर्श बनाने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें